क्या हुआ, अब ये चाइल्ड मैरिज है, पहली चीज हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हाँ सर ये हमें मालूम है चाइल्ड मैरिज है क्योंकि इसकी एज कम है, इसकी ज्यादा है। अब इनके बीच का बच्चा हुआ और बसंती इस शादी से खुश नहीं है, उसको तो मजा आता है टांगा चलाने में, और वो भी अकेले, किसी को बिठाना भी नहीं है, ठीक है। उसको मजा आता है टांगा चलाने में, उसको शादी में खुश नहीं, वीरू टांगा नहीं चलाने दे रहा उसको, क्या करे वो, उसको नहीं करनी भाई, उसको उसको खत्म करना है शादी वादी। तो अभी अभी मान के चलो बसंती जो है 4-5 साल से तो झेल रही थी, एक बच्चा भी हो गया अब, बट वो चाहती है कि मुझे शादी से मतलब, उसने पढ़ लिया ये एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट पढ़ लिया, उसने कहा कि अभी 2 साल है मेरे पास, मैं भी अभी मेजर हुई हूँ, मेरे पास 2 साल है, मैं केस फाइल कर सकती हूँ, वॉइडेबल है मुझे मालूम है, उसने फाइल करा। तो अब इस बच्चे का क्या होगा जो कि इस मैरिज से हुआ है। चलिए देन शुरू करते हैं। आज हम जो एक्ट पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। एक्ट छोटा है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको पूरा ध्यान से इसको समझेंगे क्या बात करता है। ओके। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज 2006, जैसे कि अब आपको इस बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं इसका बैकग्राउंड का, कि इस एक्ट की नीड क्या पड़ी, इस एक्ट की रिक्वायरमेंट क्या थी, क्यों इस एक्ट को बनाया गया। अब आपको मालूम है चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है वो इंडिया में प्रोहिबिटेड है, राइट, इस एक्ट के तहत वो प्रोहिबिटेड है। अब 2006 के पहले की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते थे, और अभी भी कई जगह हरियाणा साइड राजस्थान साइड ऐसा होता है कि बाल विवाह हो जाता है बचपन में ही, मतलब काफ़ी कम एज में चाइल्ड की जो है शादी हो जाती है। अब डिपेंड करता है, देखो चाइल्ड मैरिज ना, इस इसको ही नहीं कहते हैं कि दो बच्चों की शादी हो रही तो ही वो चाइल्ड मैरिज है, अगर एक मेजर है और एक माइनर है तब भी उसको चाइल्ड मैरिज कहा जाएगा, और इसमें प्रोहिबिटेड है। कि ऐसा भी होता है कि दोनों बच्चे हैं तो भी प्रोहिबिटेड है, अगर एक मेल है जो कि मेजर है और एक जो फीमेल है वो माइनर है, तब भी वो चाइल्ड मैरिज के अंदर उसको प्रोहिबिट किया गया है, ठीक है। अब उसके बहुत सारे रीजंस हैं कि एजुकेशन वगैरह नहीं हो पाती, और इतनी कम एज में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, और वगैरह वगैरह, उतनी डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, बट हमें समझ में आ गया मेनली क्या था और ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए इस एक्ट को लाया गया। अब देखो, इस एक्ट को आगे बढ़ने से पहले हम एक कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि हम कोशिश करते हैं कि जितना आपकी लर्निंग इसी इजी बना सकें उतना ज़्यादा इजी बनाया जाएगा। तो एक और चीज़ हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके आए, शोले मूवी तो आप लोगों ने देखी ही होगी, राइट। तो यहाँ पर थोड़ा सा उसका हम कुछ कुछ चीज़ें आपको बताते एक स्टोरी के फॉर्म में याद करने की कोशिश करेंगे इस एक्ट को, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या होगा, और फिर वो जो एक्ट जो भी हम सेक्शन आगे पढ़ेंगे वो स्टोरी पर अप्लाई करेंगे और समझेंगे कि क्या हो सकता है बेहतर। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब एग्जाम्पल में क्या है, शोले मूवी तो आपने देखी होगी, ठीक है, तो उसके आपके किरदार भी बहुत फेमस हुए थे, आपको मालूम ही होंगे क्या क्या उसके किरदार रहे हैं, राइट। जैसे कि गब्बर था, ठीक है, जो उस मूवी का क्या था, विलन था। तो इसको थोड़ा सा पावरफुल बनाएंगे हम, ठीक है। इसके हाथ में आप गन वन वगैरह कुछ दे सकते हो, गन छोड़ो तो तलवार दे देते हैं, बेटर रहेगा, ठीक है। अब ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है। ये है हमारा गब्बर, ठीक है। और इसके आँख के यहाँ पर अपन वो नहीं, पायरेट्स टाइप के जो वो लगाते हैं आंखों पे कुछ कुछ, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा क्या है, गब्बर है ये। अब देखो जो मूवी थी ना, मूवी के अकॉर्डिंग मत जाना, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चीजें ट्विस्ट की गई हैं कि गब्बर की जो बेटी है, ठीक है, नॉट बेटी, बेटा जो है वो यहाँ पर कौन है। अब देखो ये फादर है और इसका जो बेटा है वो यहाँ पर हमने बनाया है वीरू को, ठीक है, धर्मेंद्र याद होगा आपको, है ना। ये धर्मेंद्र है और ये इसका फादर है, तो ऑब्वियसली ये सन हो गया, और इसका नाम क्या है यहाँ पर, ये वीरू है, ठीक है, राइट। और अब जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है वो आप सब जानते होगे, ठाकुर, ठीक है। ठाकुर थोड़ा सा सैड है क्योंकि उसके हाथ नहीं है, ठीक है, तो इसके हाथ नहीं बनाएंगे, सिर्फ पैर बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये ठाकुर है, ओके। और अब ठाकुर की बेटी यहाँ पर हमने बसंती को लिया है, ठीक है। तो ये जो है ये फादर रहेंगे, और यहाँ पर इनकी जो चाइल्ड है वो रहेगी बसंती, ठीक है। बसंती के लंबे बाल होने चाहिए भाई, लड़की है, ठीक है।
अब बढ़िया है, ठीक है, ओके। ये हमारे मेन कैरेक्टर है मूवी के कि ये इनके फादर हैं गब्बर और सन जो है वो है वीरू, ठीक है। ये इसको हम साइड में थोड़ा और ऐसा कर देते हैं, सन थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आप सभी को। ये हो गए हमारे डॉटर, ठीक है। ये डॉटर है, उनका नाम क्या है, बसंती। और ये कुत्तों के सामने नहीं नाचती, ये घर के अंदर ही नाचती हैं, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं पहले ही, ठीक है। इनके फादर जो है वो है ठाकुर साहब, इनके हाथ नहीं है। और अब देखो गब्बर के साथ जो है वीरू के हम चाचा, मामा, भतीजा, जो सांभा काली आप लोगों को याद होंगे, तो छोटे छोटे बना देते हैं जिससे आपको याद रहेगा, है ना। ये हो गए कालिया, सांबा हो गए ये, है ना। ये हो गए हमारे कालिया साहब, ठीक है ना। तो ये बना दिया इन लोगों को। ये हो गए हमारे सांभा और कालिया, ये दो यहां पर रहेंगे, ठीक है। ये चाचा वाचा इनके। ये हमारी स्टोरी है शोले मूवी की, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है वैसी, बट आपको समझ में आएगा इससे। जो भी हम आगे पढ़ने वाले, बस आपको इन कैरेक्टर को याद रखना है और इनसे रिलेवेंट हम चीजें काफी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया शोले मूवी का। अब ऐसे दिमाग में मत बैठाना कि अरे सर वो कहाँ ये कहाँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। वीरू जो है उसके फादर गब्बर है, बसंती जो है उसके फादर ठाकुर साहब है, ठीक है। ठाकुर साहब के हाथ नहीं है, ठीक है। और उन्हें लेना है बदला गब्बर से। ये मजाक कर रहा हूँ, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमने प्रियम्बल की बात कर ली है, देन हम देख लेते हैं एक्ट जो है इसको प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट कहा जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ बातें जो आपको मालूम ही ऑलरेडी, जो मैं बताते रहता हूँ हर एक्ट में क्या क्या आपको पता करना है, एक्ट नंबर क्या है वो याद रखना है, ठीक है। कब आया, कब असेंट वगैरह मिली, एनफोर्समेंट डेट वगैरह क्या है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। तो जैसे कि यहीं पे अपन इसकी डेट भी लिख लेते हैं कि फोर्स में कब आया। फोर्स में आया ये 1 नवंबर 2007, ठीक है। तो ये इसकी इन्फोर्समेंट डेट हो गई, ये एसेंट वगैरह वाली डेट हो गई 10 जनवरी 2007। तो इनको हमें याद रखना है, स्टार्टिंग में ऊपर ही लिख लिया करो बिल्कुल कि याद रहे। देन आगे बढ़ते हैं। अब एक्सटेंड कहां पर करता है, होल ऑफ इंडिया पर करता है, जम्मू कश्मीर वाले को काट दो, आपको मालूम ही है, ठीक है। अब और कहां अप्लाई करता है, तो एंड इट आल्सो अप्लाइज टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। इंडिया के बाहर भी कहीं पर भी अगर वो कोई भी सिटीजन है इंडिया का, उस पर भी ये एक्ट लागू होगा। मतलब कुल मिलाकर कंप्लीटली प्रोहिबिशन है चाइल्ड मैरिज का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें एक प्रोविजो है, प्रोविजो बात करता है नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू रेननकेंट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी, ठीक है। तो जो भी इस एक्ट के अंदर दिया है वो अप्लाई नहीं होगा किन पर, रेननकेंट्स पर, जो कि कहां पर है, यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी के अंदर, उन पर अप्लाई नहीं होगा। रेननकेंट्स मतलब क्या होता है सर, तो जिनके पास पावर होती है कि वो चेंज कर सकते हैं लॉज जो एप्लीकेबल होते हैं उन पर, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के पास पावर है कि जो भी लॉज के ऊपर एप्लीकेबल है वो चेंज कर सकता है, तो उसको रेननकेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इस एक्ट के पीछे थोड़ा फ्रेंच वगैरह का गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया था पौंडीचेरी को, फिर बाद में एक ट्रीटी ऑफ सेशन हुई थी 1956 की। उतना डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि उतना ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं आएगा, तो उतने डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। बस इतना आपको पता चल गया रेनकेंट्स क्या होते हैं कि जिन पर वो अप्लाई नहीं होता, मतलब वो चेंज कर सकते हैं कुल मिलाकर, तो उन पर अप्लाई नहीं होगा। तो इन पर ये जो एक्ट बोलता है कि रेनकेंट्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी पर ये एक्ट अप्लाई, जो भी इस एक्ट के अंदर दिया है वो अप्लाई नहीं होगा, ओके, ठीक है। तो इतना हमें समझ में आ गया। देन फोर्स में कब आया हमने देख लिया, 1 नवंबर 2007 में ये फोर्स में आया है। देन आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन क्लॉज की ओर। सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज, सबसे पहला 2 का ए आता है जो बात करता है चाइल्ड के बारे में। अब देखो डेफिनेशन थोड़ी सी ये सब इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड क्या है, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर कहाँ दिया हुआ है, चाइल्ड मैरिज कहाँ पर डिफाइन है, तो ये सब हमें याद करना है। बताऊंगा नहीं बार बार कि क्या, क्योंकि देखो जो भी एक्ट के नाम से रिलेटेड हो ना वो तो याद करनी ही होती है एटलीस्ट। तो चाइल्ड मतलब यहाँ पर उन्होंने बताया, अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है डायरेक्ट, कि चाइल्ड की एज क्या होगी, राइट। मेल के केस में भी और फीमेल के केस में भी, दोनों ही केस में आपको मालूम होनी चाहिए कि मेल के केस में उन्होंने बोला है कि 21 साल कंप्लीट ना किए हों, 21 years, ठीक है। एंड इफ अ फीमेल then she should not have completed the age of 18 years, ठीक है। तो आप साइड में यहां पर कुछ नहीं, एम करके और एफ करके यहां पर आप एज लिख सकते हो कि मेल के केस में 21 है और फीमेल के केस में 18 ईयर्स है, ठीक है। तो ये चाइल्ड मतलब बताया इन्होंने, मीन्स अ पर्सन हु, अगर मेल है तो इतनी एज, फीमेल है तो इतनी एज, बस, ठीक है। तो हमें मालूम होना चाहिए 2A में यहाँ पर चाइल्ड डिफाइन है। देन 2B में हमें मालूम होना चाहिए चाइल्ड मैरिज को इन्होंने डिफाइन किया है। चाइल्ड मैरिज मतलब इन्होंने बोला मीन्स अ मैरिज टू विच ईदर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी इज अ चाइल्ड।
मतलब ईदर, आप देखो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों ही चाइल्ड हो, या फिर जरूरी नहीं है कि मतलब एक मेजर हो, कुछ भी हो सकता है, दोनों चाइल्ड भी हो तो भी, और मतलब एटलीस्ट ईदर, मतलब एक पार्टी तो होनी ही चाहिए, तभी उसको चाइल्ड मैरिज कहा जाएगा, राइट। तो मीन्स अ मैरिज टू विच ईदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसका मतलब ईदर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, ठीक है। तो जैसे अगर बात करें कि अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें ऊपर वाला ही, अगर इसको थोड़ा सा देखें, और वीरू की एज अगर हम यहाँ पर लेके चलें कि वीरू की एज यहाँ पर 22 ईयर्स का है, ठीक है, तो मतलब चाइल्ड नहीं कहेंगे हम इसको, राइट, क्योंकि हमने देखा 21 2 के ए में दिया हुआ 21 साल तक का होना चाहिए, है ना, नॉट कंप्लीट 21 ईयर्स, मतलब कंप्लीट ना की हो, अंडर 21 हो। और डॉटर जो है यहाँ पर हम कहें 15 साल की है, मान के चलिए बसंती, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, तो ये चाइल्ड मैरिज कहलाएगी, बिल्कुल कहलाएगी, क्यों, क्योंकि ये तो अडल्ट है बट ये चाइल्ड है, तो चाइल्ड मैरिज कहलाएगी इस तरीके से, राइट। अभी इसको आप लेके नहीं चलेंगे हम कि इनकी इतनी एज रहेगी, बस एग्जाम्पल के सॉर्ट ऑफ आपको बता दिया है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ठीक है, तो ये हो गया, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है ये दोनों, ठीक है। देन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी मतलब क्या है, 2C में बता दिया, इन रिलेशन टू अ मैरिज मींस ईदर ऑफ द पार्टी हुज मैरिज इज और अबाउट टू बी देयर, मतलब जो शादी कर रहे हैं, वीरू और बसंती ये दोनों जो है ये कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देन 2D बात करता है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर, ये भी इंपॉर्टेंट है क्लॉज, आपको मालूम होना चाहिए कहां पर डिफाइन है। तो ये बताता है कि ये इंक्लूड करता है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर 16 के 1 में, जहां पर अपॉइंट किया गया, तो हम वहां पर पढ़ेंगे तब देखेंगे उसको। डिस्ट्रिक्ट कोड बहुत ही सिंपल है, डिस्ट्रिक्ट कोड मींस यहाँ पर 3-4 चीजें उन्होंने बताई हैं, आप चाहें तो साइड में लिख लेंगे तो बहुत ही इजी पड़ जाएगा आपको, तो मैं एक बार बता देता हूं आपको। इन्होंने बोला यहाँ पर चाइल्ड मैरिज, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मींस इन एनी एरिया फॉर विच अ फैमिली कोर्ट एस्टेब्लिश, अगर फैमिली कोर्ट जो है फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 के सेक्शन 3 में बनाया गया है, ठीक है, किसी एरिया के लिए, तो अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उस फैमिली कोर्ट को हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मान रहे हैं यहाँ पर, पहली चीज। तो आप यहाँ पर साइड में, सर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप फुल लिख सकते हो, फैमिली कोर्ट, ठीक है, पहला, राइट। दूसरा बोल रहा है इन एनी एरिया फॉर विच देयर इज नो फैमिली कोर्ट, कोई फैमिली कोर्ट नहीं है बट एक सिटी सिविल कोर्ट एग्जिस्ट करता है, तो वो कोर्ट। तो सेकंड हमने देखा कि सिटी सिविल कोर्ट, ठीक है, दो हो गए। देन फिर उन्होंने बोला इन एनी अदर एरिया द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एंड इंक्लूड्स एनी अदर सिविल कोर्ट जो स्पेसिफाई किया गया स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करके, जो भी इस तरीके के मैटर डील कर रहा होगा, तो फिर वो, तो यहां पर आप साइड में एक और लिख सकते हो कि प्रिंसिपल सिविल कोर्ट, ये 3 है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है इस तरीके का कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर मतलब क्या यहां पर मानेंगे, अब किस तरीके से फॉर्म करते हैं क्वेश्चन, बस ये 3 ऑप्शन आपको ध्यान रखने, इसके अलावा अगर फोर्थ है तो वो नहीं है, अदरवाइज ऑल ऑफ द अबव भी ऑप्शन में हो सकता है, तो ये तीनों ही हो जाएंगे, ठीक है। 2F इंपॉर्टेंट है, माइनर कहां पर डिफाइन है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर, तो यहां पर उन्होंने बोला कि जो मेजोरिटी एक्ट है ना 1875, कई जगह आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखा होगा, ठीक है, जहां पर हम बात करते हैं सेक्शन 12 की बात करते हैं, है ना, तो वहां पर बताया जाता है साउंडनेस चेक करते हैं, तो क्या मेजर माइनर क्या होना चाहिए और वगैरह चीजें। तो इन्होंने बोला कि वो एज पर दी मेजोरिटी एक्ट 1875 इज डीम्ड नॉट टू हैव अटेन्ड हिज मेजोरिटी, जिसने मेजोरिटी अटेंड नहीं की गई है इनके हिसाब से। अब उसमें दो चीजें होती है, एक तो 18 साल होता है और गार्जियन वाले केस में उसको 21 ईयर्स काउंट किया जाता है, ठीक है। तो डिटेल में नहीं भी जाओगे तो आपको तो ध्यान रखना है कि मेजोरिटी एक्ट के हिसाब से देखेंगे कि अगर उसने उस हिसाब से अटेंड नहीं की है मेजोरिटी, देन ही इज अ माइनर, अदरवाइज उसको मेजर कंसीडर किया जाएगा। आगे बढ़ते, सेक्शन 3 चाइल्ड मैरिज टू बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, प्रतीक आपने आंसर भी दिया था वॉइडेबल वाला, तो वो इसी सेक्शन की बात हो रही थी एक तरीके से कि जो चाइल्ड मैरिजेस हैं वो वॉइडेबल होंगी एट द ऑप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी बीइंग अ चाइल्ड, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम ऊपर वाला हमारा एग्जाम्पल के पास चलें, और एग्जाम्पल बात करता है कि यहां पर वीरू और इसकी जो बसंती है, ये मिट गया है शायद, बसंती जो है, ठीक है, और वीरू की शादी हो जाती है, ठीक है, गब्बर इनने ठाकुर अभी ये हाथ वाथ कटे हुए हैं, ठीक है, बट इनकी शादी हो जाती है। अब इनकी शादी हो जाती है तो क्या होता है, अब चाइल्ड है तो ऑब्वियसली हम देखेंगे कि एक्ट आ गया, इन्होंने बोला कि वो वॉइडेबल होगा, ये होगा वो होगा। अब होगा क्या, अब मान के चलो इनकी शादी हो गई, शादी हो गई जब ये मान के चलो 14 ईयर्स के थे, 14 ईयर्स के थे, और ये भी 12 साल की होगी मान के चलो, अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें, और इनकी शादी हो जाती है, ठीक है। अब शादी हो गई बट जब ये मेजर हो जाएंगे, ठीक है, मान के चलते हैं कि इनकी नहीं बन रही थी या खुश नहीं थे दोनों,
ठीक है। अब उस केस में क्या होगा कि अगर दोनों खुश नहीं थे तो एक्ट हमारा बोलता है ये वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कौन है? वीरू और बसंती। अब अगर बसंती खुश नहीं है इस शादी में और बसंती चाह रही है कि मुझे तो शादी जो है खत्म करनी है, मुझे नहीं रहना यहाँ वहाँ ऐसा वैसा, मैं पढ़ना चाहती हूँ। बसंती ने आजकल खूब आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर सुन लिया है और वो जाके पढ़ना चाहती है बाहर और खुद कमाना चाहती है और फिर अपनी मर्जी की शादी करना चाहती है। ये तो घर वालों की मर्जी से हुई थी, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, तो बसंती जो है अब जब इसमें जो भी एज दी है ना आपकी माइनर मेजर की, जब वो अटेन करेगी मेजोरिटी उससे 2 साल के अंदर अंदर, विद इन 2 ईयर्स उसको फाइल कर देना है केस की एनलिटी ऑफ द मैरिज करके, भी हम आगे पढ़ेंगे काफी चीजें, तो वो केस वगैरह फाइल करके तो वॉइडेबल है। हमें समझ में क्या है कि मतलब वॉइडेबल है, चाइल्ड मैरिज जो है वो वॉइडेबल है, इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, अब हम उसको रीड करते हैं। बस यही सब सेक्शन बात करता है कि एवरी चाइल्ड मैरिज जो सोलमनाइज हुई है बिफोर और आफ्टर, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले हुई है या इस एक्ट के आने के बाद हुई है, कभी भी हुई हो, ठीक है, ये वॉइडेबल है। तो पहला क्वेश्चन आपका यहां से एमसीक्यू बनता है कि चाइल्ड मैरिज वॉइड है, वॉइडेबल है, और भी कुछ कुछ बन सकता है, इलीगल है ना, इस तरीके से बन सकता है। तो आपको ध्यान रखना है वॉइडेबल पहला, तो ठीक है, कि जो चाइल्ड मैरिज है वॉइडेबल है ना। एट दी ओपिनियन ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, ऑब्वियसली ऐसा कोई ऑप्शन ना दे दे कि एट दी मतलब वो पेरेंट्स की मर्जी से वॉइडेबल है ये वो, तो एट दी ओपिनियन ऑप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, ठीक है। वीरू या बसंती जो भी चाहेंगे, जो भी होगा वो कर सकता है ना। जो कि अब इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर मान के चलो वीरू मेजर है और हमारी जो बसंती है वो माइनर है, तो वीरू नहीं कर सकता, है ना। मतलब आप सोचो, वो देखा वो कंडीशन क्या है यहाँ पर, हु वाज अ चाइल्ड, जब शादी हुई बसंती जो थी, मान के चले अगर उस केस में हम, अगर अभी हम ऊपर वाले केस में अगर वीरू की एज बढ़ा दें, यहाँ पर यहाँ से 14 की जगह हम वीरू की एज यहाँ पर 22 साल कर दें और यहाँ 12 ही रहने दें, ठीक है, तो क्या होगा इस केस में, तो जब बसंती यहाँ पर चाइल्ड, जब इसकी शादी हुई तब ये चाइल्ड थी और ये मेजर था, तो जब बसंती के पास राइट है, बसंती चाहे तो इस मैरिज को वॉइडेबल करा सकती है घोषित कोर्ट में जाके, कब, जब ये मतलब 2 साल के अंदर अंदर करना है, अटेनिंग आफ्टर अटेनिंग दी मेजोरिटी, ठीक है। इतना आपको आई होप क्लियर होगा। देन आगे बढ़ते हैं, तो इतना आपको क्लियर है। देन प्रोविजो बात करता है जो पिटीशन है फॉर एनलिंग अ चाइल्ड मैरिज बाय अ डिग्री ऑफ नलिटी मे बी फाइल्ड इन दी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऊपर दिया था सर, हमें मालूम है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर क्या क्या आ रहा है, ठीक है, वहां पर ये फाइल किया जाएगा, है ना। इस चाइल्ड मैरिज को खत्म करने के लिए एक डिग्री ऑफ नलिटी फाइल की जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, इस पर एमसीक्यू आपके बनने के चांसेस हैं कि डिग्री ऑफ नलिटी वगैरह कहाँ फाइल हो रही है, क्या मतलब है इसका, तो वो फाइल हो सकती है, ठीक है, इन दी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ओनली बाय अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी टू द मैरिज हु वाज अ चाइल्ड। अब किसके द्वारा की जाएगी, सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी द्वारा की जा रही है यहाँ पर, जो कि जब शादी हुई वो चाइल्ड थी, ठीक है। देन सबसेक्शन 2 पे आते हैं। सबसेक्शन 2 बात करता है अगर किसी भी वक्त जब वो पिटीशन फाइल हो रही है और पिटिशनर जो माइनर है, अब जरूरी थोड़ी है कि जब वो मेजर हो गई तभी उसको ये ख्याल आया, है ना, और उसके बाद वो 2 साल का टाइम है कि वो उसमें फाइल कर सकती है, अदरवाइज फिर वो नहीं कर सकती, मतलब मैरिज तो वो नहीं कर सकती, डिवोर्स ले सकती है फिर बाद में, है ना, और भी काफी चीजें हैं, बट वैसे तो नहीं कर सकती ना, मतलब वॉइड, आप वॉइडेबल जो करा रहे हो आप वो नहीं करा सकते, कुल मिलाकर बात ये। तो उन्होंने बोला कि जब जब वो फाइल कर रही है पिटीशन, मान के चलो वो माइनर है, मतलब मान के चलो वो 16-17 साल की है, तो क्या होगा, तो पिटीशन वो तो फाइल नहीं कर सकती, तो किसके द्वारा, इन्होंने बोला पिटीशन मे बी फाइल थ्रू हिज और हर गार्जियन और नेक्स्ट फ्रेंड, या तो उसके कोई गार्जियन हो, है ना, अलोंग विद दी चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर। अभी हम इनका रोल समझेंगे। जैसा कि आपने अगर देखा होगा तो हमने वो एक्ट पढ़ा था, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक है, वहां पर इस प्रकार के एक ऑफिसर थे, मैंने एग्जाम्पल दिया था कि वो गोगो का एग्जाम्पल दिया था, क्राइम मास्टर गोगो जो है वहां पर ऑफिसर थे और उनका काम था मेनली की एविडेंस कलेक्ट करना, इस तरीके का चीजें, डाउरी वगैरह ना ले, ये सब देखना। वैसे ही ये रोल प्ले करते हैं यहाँ पर चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर। इनका क्या काम है, इनका काम है ये देखना कि कोई भी जो है इस तरीके से चाइल्ड मैरिज वगैरह ना हो तो उसके ऊपर एक्शन वगैरह लेना, कुछ पावर्स दी गई है सेट के अंदर, हम देखेंगे अभी आगे, है ना। तो कुल अभी दूसरा एमसीक्यू आपका यहाँ से क्या बन गया है कि गार्जियन प्लस, मतलब प्लस या फिर ऐसे तरीके से और है, इसको तो और में लेते हैं, नेक्स्ट फ्रेंड जो है, अगर इन केस ऑफ पिटिशनर, मतलब अगर इन केस ऑफ जो माइनर है वो पिटिशनर है और वो माइनर है, तो फिर गार्जियन या फिर नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू करा सकते हैं, ये भी आपका एमसीक्यू है। देन आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 3 बात करता है पिटीशन अंडर दिस सेक्शन मे बी फाइल्ड एट एनी टाइम बट बिफोर द चाइल्ड फाइलिंग द पिटीशन कंप्लीट्स 2 years ऑफ अटेनिंग मेजोरिटी, जो हमने ऑब्वियसली ऊपर बात की कि पिटीशन फाइल करो किसी भी समय करो, किसी भी समय लिखा हुआ है, बट आगे इन्होंने कंडीशन दे दी कि एट एनी टाइम, बट इज अ कंडीशन कि
जब चाइल्ड जो फाइल कर रहा है पिटीशन, उसने मतलब कितने समय बिफोर दी कंप्लीशन ऑफ 2 years आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, जब वो मेजर हो जाए उससे 2 साल के अंदर अंदर उसको कर देना है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा एमसीक्यू। जहां जहां स्टार मार्क कर रहा हूं ना, इनको अच्छे से पढ़ना है। चाहो तो आप जो जो क्रक्स में बता रहा हूं उस एक्ट सेक्शन का या सब सेक्शन का, तो आप साइड में लिख लो कि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। देन सबसेक्शन 4 आता है, वाइल granting a decree of nullity under this section, district court shall make an order directing both the parties to the marriage and their parents or their guardian to return to the other party। अब देखो यहाँ पर क्या बात हो रही है। अब क्या बोल रहा है, अगर कोर्ट डिक्री ऑफ नलिटी देती है कि भैया तुम्हारी मैरिज जो है खत्म, ठीक है, तुम्हारी कोई मैरिज हुई नहीं थी ऐसा माना जाएगा, मान के चलो, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ पर जब ऐसा कोई आदेश दे रही है तो वो क्या बोलेगी कि लड़के वाले और लड़की वाले जो भी लेन देन आपके बीच में उस टाइम पे हुई थी जब शादी हुई थी, वो सब वापस कर दो। जितना पैसा लिया गया था वो दे दो, कुछ गोल्ड दिया था, कुछ मतलब ऐसा होता है ना, पिछले टाइम में बहुत अजीब टाइप से भी मैरिजेस होती थी, है ना, कि मतलब कई बार तो सिर्फ दहेज के चक्कर में शादी हो जाती थी, या है ना, बहुत सारी चीजें रहती थी। तो वो सब जो भी लिया है दिया है सब वापस कर दो। और अगर वो जैसे मान के चलो एक अलमारी दी थी उनने, और अलमारी नहीं दे पा रहा हो कि भाई वो तो खराब हो गई, तो उसका जो भी पैसा बन रहा है वो आप दे दो इनको, राइट। तो इसको रीड कर लेते हैं कि जब वाइल ग्रांटिंग अ डिग्री ऑफ नलिटी अंडर दिस सेक्शन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शाल मेक एन ऑर्डर, है मैंडेटरी है, डायरेक्टिंग बोथ दी पार्टीज, दोनों पार्टी को बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि लड़की वाले माइनर है तो चलो भैया लड़के वाले तुम वापस करो, लड़के वाले तुम माइनर तुम वापस मत करो, ऐसा नहीं है। दोनों पार्टीज को, बोथ दी पार्टीज टू दी मैरिज एंड देयर पेरेंट्स और देयर गार्जियन, हर जगह से कवर किया एक्ट को। रिटर्न टू दी अदर पार्टी हिज और हर पेरेंट्स और गार्जियन एज द केस मे बी। क्या क्या करना है, मनी, वैल्यूएबल्स, ऑर्नामेंट्स वगैरह दिए या कोई भी गिफ्ट वगैरह रिसीव किया है मैरिज के ओकेजन पे बाय देम फ्रॉम द अदर साइड, और एन अमाउंट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ सच वैल्यू। ये जब कौन सा आएगा अमाउंट, जब आप जो अलमारी वाला जो मैंने एग्जांपल दिया आपसे, ठीक है, तो वो आ जाएगा ऑर्नामेंट्स, अदर गिफ्ट्स एंड मनी। ठीक है, क्लियर होगा आई होप। आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल बी पास अनलेस द कंसर्न पार्टी हैव बीन गिवन नोटिस। अब देखो यार, कुछ भी अगर होता है, अगर जो प्रोसीडिंग्स होती है कोर्ट में, तो ऑब्वियसली दोनों पार्टी को इन्फॉर्म तो किया जाता है ना, इस तारीख को आना है, समन वगैरह भेजा जाता है, किसी को बुलाना है। ऐसा थोड़ी ना कोर्ट अपने कोर्ट में बोल देगा हाँ भैया इन व्यक्ति को बुला लिया जाए। उनको थोड़ी सपना आ रहा है, हाँ? उनको सपना आ रहा है क्या? गब्बर को सपना आ रहा है कि हमको बुलाया गया है, ठाकुर को सपना आ रहा है कि हमको बुलाया गया। तो उन्होंने क्या बोला है, कोई भी ऑर्डर, कोई भी आदेश, जो डिग्री ऑफ नलिटी का आदेश है ना, यहां पर नहीं दिया जाएगा जब तक कंसर्न पार्टी कौन है, कंसर्न पार्टी हमें मालूम है वीरू बसंती है, हैव बीन गिवन नोटिस, उनको जब तक नोटिस ना दे दिया जाए टू अपीयर। तो यहां पर आप साइड में छोटा सा यहां से लिख सकते हो, नोटिस टू अपीयर देना होगा। नोटिस टू अपीयर बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, शो कॉज व्हाई सच ऑर्डर शुड नॉट बी पास। और उनको दिया जाएगा कि आप बताओ कि आपके अगेंस्ट ये डिग्री ऑफ नलिटी क्यों ना दी जाए, राइट, या फिर कोई और आदेश भी है तो वो क्यों ना दिया जाए। ठीक है, तो ये क्यों दिया जाता है कि आप अगर अपनी सफाई में, आप अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहते हो तो भैया अभी कह दो, अभी वक्त है, बाद में मत बोलना कि अरे साहब हमको तो मौका ही नहीं मिला, है ना। ये वो नहीं हो रहा है कि जैसे होता ना कि एक पार्टी आई, एक पार्टी आई ही नहीं, है ना, वो वाला सीन नहीं है। देन आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 4 बात करता है प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस एंड रेसिडेंस टू फीमेल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी टू चाइल्ड मैरिज। अब यहां पर क्या बात कर रहा है, यहां पर बात कर रहा है मेंटेनेंस की और रेसिडेंस की। किसको दे रहे हैं? फीमेल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को दे रहे हैं टू द चाइल्ड मैरिज। तो इस केस में अगर हमारा जो एग्जांपल के ऊपर हम चले, अब बसंती को हमने देखा कि ये 12 साल की, और हमने देखा कि वीरू जो है हमारा 22 साल का है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो है माइनर है हमारी बसंती। अब बसंती माइनर है, ठीक है, तो यहां पर बोल रहे हैं कि जब मान के चलो ये जो डिग्री ऑफ नलिटी दे रहे हैं, इस तरीके से जो केस चल रहा है, उस टाइम पे जो मेंटेनेंस होगा बसंती को दिया जाएगा। अब हो सकता है कि भाई इनका घर छोड़ के बसंती, जो गब्बर का घर है, वीरू का घर है, वो छोड़कर जा रही है, और हो सकता है कि जो ठाकुर साहब है वो इसके अगेंस्ट हो कि तुम मैरिज मत तोड़ो, है ना, ऐसे शादी नहीं तोड़ी जाती। तो फिर तो बसंती को घर वगैरह नहीं है तो फिर रेसिडेंस वगैरह दिया जाएगा। किसके द्वारा दिया जाएगा? इनके द्वारा, गब्बर वीरू के द्वारा पैसा वगैरह दिया जाएगा कि इससे वो रेसिडेंस वगैरह या फिर जो मेंटेनेंस वगैरह का पैसा जो है ये देंगे, कि जब तक उसकी रीमैरिज नहीं हो जाती तब तक के लिए। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, तो इसको आप रीड कर लेते हैं एक बार। वाइल ग्रांटिंग अ डिग्री अंडर सेक्शन 3, ठीक है, सेक्शन 3 में कौन सी डिग्री थी हमें मालूम है। देखो क्वेश्चन यहीं से बन गया सीधा सीधा। अब भी मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि डिग्री ऑफ नलिटी किस सेक्शन में दी जाएगी?
सेक्शन 3 में दी जाएगी। ये क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू, बेहतरीन एमसीक्यू है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो गया यही लाइन आपकी। तो यहाँ पर बोल रहे हैं वाइल ग्रांटिंग अ डिग्री अंडर सेक्शन 3 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इंटरिम या फाइनल ऑर्डर भी दे सकता है। मे मेक एन इंटरिम और फाइनल। फाइनल ऑर्डर तो आपको मालूम ही है जो फाइनल हो जाता है। इंटरिम मतलब बीच में, कि भाई जब तक पार्टीज आ रही हैं कुछ उसको खर्चा पानी के लिए कुछ तो दिया जाए ना, मेंटेनेंस। समझ में तो आ रहा है हमें कि ये चाइल्ड है और ये मेजर है, मतलब चाइल्ड मैरिज हुई है गलत है, ठीक है। अभी जब तक प्रोसीडिंग चल रही है, सुनवाई होगी, जो भी कुछ होगा, तो इंटरिम कुछ साथ में मेंटेनेंस वगैरह दे दिया जाए, खर्चा पानी रहने की जगह तो मिल जाए इसको। तो इंटरिम ऑफ फाइनल ऑर्डर डायरेक्टिंग दी मेल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। मेल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को क्या दे रहे हैं, ये ऑर्डर दे रहे हैं कि क्या दे रहे हैं, या फिर अगर मेल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो बच्चा है वो माइनर है, मान के चलो वीरू माइनर है, अभी एक तो केस होगा मेजर होगा, एक होगा माइनर, दो ही केस हो सकते हैं। तो मेजर है तो अब तो उसी को, और माइनर है तो उसके पेरेंट या गार्जियन को दिया जाएगा ये आदेश कि भैया मेंटेनेंस पे करो। फीमेल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को, बसंती को कौन पे करेगा मेंटेनेंस, कौन, तो जो भी पेरेंट्स या गार्जियन होंगे। अब पेरेंट्स गार्जियन कौन है, वीरू के, वीरू के पेरेंट्स गार्जियन हमारे गब्बर, या फिर सांबा, या फिर कालिया, है ना। तो इस तरीके से चलेगा। अब कब तक देंगे, तो मैरिज अंटिल हर रीमैरिज, जब तक उसकी वापस से शादी नहीं हो जाती, किसी और से शादी नहीं हो जाती, राइट। आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 2 क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस कैसे डिसाइड करते हैं, तो हम बहुत बार बात कर चुके हैं। क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस शैल बी डिटरमाइंड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैविंग रिगार्ड टू द नीड्स ऑफ द चाइल्ड। देखो अब मान के इसको देखो थोड़ा समझते हैं, ऊपर आ जाओ एग्जाम्पल पे, बढ़िया तरीके से समझते हैं। मान के चलो, अब देखो गब्बर तो ऑब्वियसली बहुत रईस आदमी, उन्होंने इतने लोगों को लूटा, इतने लोगों को लूटा, डकैत है, खूब लूटा, खूब पैसा है, वेरी रिच मैन, ठीक है। वीरू भी पैसे वाला है, बढ़िया कार वार है, पर बसंती गरीब टांगा चलाती है, ठीक है, इतना पैसा नहीं। ठाकुर साहब हाथ ही नहीं कमाएंगे क्या, है ना। तो जो भी कर रहा है वो तो रामलाल ही कर रहा है। रामलाल आपको याद आ गया होगा मेरे हिसाब से, इसमें भी इन्वॉल्व करना चाहिए था रामलाल को, ठीक है। चलो कर लेते हैं, ये इनका नौकर है रामलाल, हाथ में इसके कपड़ा दे देते हैं, ये कपड़ा है, झाड़ू पोछा कर रहा है ठीक है। तो ये हो गया हमारा रामलाल। तो अब बसंती गरीब टांगा वांगा चला रही है, इतना पैसा नहीं है, है ना। तो अब ये जब इस घर में गई तो 4-5 साल से ये रह रही हैं। अब इनकी नीड्स वगैरह, भाई जो भी इनको क्या ट्रीटमेंट मिलता था, 4-4 5-5 नौकर रखे हुए हैं गब्बर के घर में, और एकदम लेविश घर बना हुआ है, खर्चे ज्यादा हैं, महंगे महंगे बैग हैं गुची वगैरह के, और पता नहीं क्या क्या अच्छे ब्रांडेड कपड़े, सब। तो एक लाइफस्टाइल मेंटेन कर रही है बसंती वहां पर, ठीक है ना। अब एक लाइफस्टाइल मेंटेन कर रही हो, जब ये छोड़ेगी इनको आके, तो अब क्या है, बसंती चेंज हो गई है, वो टांगे वाली नहीं रही है जो पिछले 5-10 साल पहले जो थी। अब वो चेंज हो गई, उसकी नीड्स अलग हो गई हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग हो गई हैं। उतने टाइम से उसका उठना बैठना, अमीरों के साथ रहना, खाना पीना, जो है सब बहुत एक रिच लाइफस्टाइल है, राइट। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन 4 बात करता है कि जो क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस यहाँ पर वो किया जाएगा, वो क्या देख के किया जाएगा, कि नीड्स क्या है चाइल्ड की, इसकी नीड्स क्या है, इसकी लाइफस्टाइल क्या एंजॉय कर रही थी चाइल्ड ड्यूरिंग हर मैरिज, जब उसकी शादी हुई तब ये क्या लाइफस्टाइल जी रही थी, है ना। एंड द मीन्स ऑफ इनकम, ऑब्वियसली जो पार्टी पे करेगी उसकी इनकम भी देखी जाएगी ना। ऐसा थोड़ी कि वीरो के पास इतना पैसा ही नहीं है और तुम बोल दो 1 करोड़ रुपए लगेंगे क्योंकि हम तुम्हारे यहाँ राजा थे या रानी तरीके से रह रहे थे, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, बसंती जो है वो अब क्वांटम कैसे देखा जाएगा, कि भाई उसको खाना अच्छा चाहिए, है ना। उसका सिर्फ दाल रोटी में काम नहीं होगा, उसको पापड़ भी चाहिए, उसको प्याज भी चाहिए, उसको चटनी भी चाहिए, और अचार भी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है ना। लाइफस्टाइल में उसको भाई जाने आने के लिए या तो गाड़ी या फिर कुछ इस तरीके से, मतलब, या फिर कोई एक अच्छी उससे जाने के लिए कैब से जो पैसा एक बनता है महीने का, कि अगर वो जॉब कर रही है कुछ भी कर रही है, तो जो भी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रही है उस हिसाब से उसको क्वांटम वगैरह डिसाइड होगा। देन थर्ड आगे बात करते हैं, द अमाउंट मेंटेनेंस मे बी डायरेक्टेड टू बी पेड। देखो मंथली भी दिया सकता है, किस्त मान दे कि भाई हर महीने तुमको 10,000 रुपए देने, या फिर लमसम कि भाई एक बार में 1 लाख रुपए दे दो, बात खत्म। फोर्थ बात करता है, इन केस द पार्टी मेकिंग द पिटीशन अंडर सेक्शन 3, अगर वो फीमेल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऑल्सो मेक अ सुटेबल ऑर्डर टू हर रेसिडेंस अंटिल हर रीमैरिज की। वो इस तरीके का आदेश भी, अगर फीमेल, देखो सिर्फ किस केस में, सिर्फ अगर जब फीमेल, मेल के केस में नहीं है, अगर फीमेल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है तो रेसिडेंस वगैरह से रिलेटेड भी आदेश दिया जा सकता है। अब यहाँ पर शाल नहीं, आप देख रहे हो मे है, तो मतलब किसकी मर्जी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की मर्जी, उनका डिस्क्रिशन, वो देना चाहे तो रेसिडेंस वगैरह के लिए भी इस तरीके से दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 बात करता है कस्टडी एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ चाइल्ड मैरिज। अब वापस से ऊपर चलते हैं एग्जाम्पल पे, ठीक है। अब एक नन्ना सा बालक हुआ है इनका, ठीक है, एज वेज यही रहने देते हैं और उसी को लेके चलते हैं। अब मान के चलो इनका एक बच्चा हुआ, ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, रुको अब अगर इनका एक नन्ना मुन्ना सा बच्चा होता है,
नहीं हंस क्यों रहा है, रोएगा ना, ये तो अभी बच्चा हुआ है। ठीक है ठीक है, अब ये बच्चा है इनका, ठीक है, ये इन दोनों का चाइल्ड है, राइट। अब ये चाइल्ड है, अब देखो क्या हो रहा है, अब बहुत ही दिमाग भी लगाना और इसको अच्छे से सुनना भी। क्या हुआ, अब ये चाइल्ड मैरिज है, पहली चीज हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हाँ सर ये हमें मालूम है चाइल्ड मैरिज है, क्योंकि इसकी एज कम है, इसकी ज्यादा है। अब इनके बीच का बच्चा हुआ और बसंती इस शादी से खुश नहीं है, उसको तो मजा आता है टांगा चलाने में, और वो भी अकेले, किसी को बिठाना भी नहीं है, ठीक है, उसको मजा आता है टांगा चलाने में, उसको शादी में खुश नहीं, वीरू टांगा नहीं चलाने दे रहा उसको, क्या करे वो, उसको नहीं करनी भाई, उसको उसको खत्म करना है शादी वादी। तो अभी अभी मान के चलो बसंती जो है 4-5 साल से तो झेल रही थी, एक बच्चा भी हो गया अब, बट वो चाहती है कि मुझे शादी से मतलब, उसने पढ़ लिया ये एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट पढ़ लिया, उसने कहा कि अभी 2 साल है मेरे पास, मैं भी अभी मेजर हुई हूँ, मेरे पास 2 साल है, मैं केस फाइल कर सकती हूँ, वॉइडेबल है मुझे मालूम है, उसने फाइल करा। तो अब इस बच्चे का क्या होगा जो कि इस मैरिज से हुआ है, अब बच्चे की तो कोई गलती नहीं है ना, आप दिमाग लगाओ, बच्चे की कोई गलती है क्या यहाँ पर, हाँ, तो बच्चे की गलती नहीं, तो यहाँ पर जो एक्ट क्या बोलता है, क्या ये लेजिटिमेट चाइल्ड है या फिर ये लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आई होप कि लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मतलब आपको मालूम होगा, राइट। अगर वैलिड मैरिज से होता है तो वो लेजिटिमेट होता है, और जिससे आपकी शादी नहीं होती अगर उससे बच्चा होता है तो उसको लेजिटिमेट कहते हैं। तो यहाँ पर तो इन दोनों केस में शादी है, अगर ये एनएलटी भी हो जाती है सेक्शन 3 के अंदर, तो ये बच्चा पहली बात तो लेजिटिमेट कहलाएगा। और फिर कुछ चीजें होंगी कि भाई देखो वीरू का बच्चा है तो वीरू को मिलने का मौका दिया जाए नहीं दिया जाए, कैसे मिल सकता है, कब मिल सकता है, ये सारे जो डिसीजंस होंगे ये इस बच्चे के बेनिफिट के लिए जो भी होंगे ना, वो होंगे, 2-4 बाल बना देते हैं, ठीक है, ये होंगे इसके बेनिफिट के लिए। तो जो भी इसके बेनिफिट के लिए होगा ना वही किया जाएगा कोर्ट द्वारा। तो आई होप इतना आपको समझ में आया। अब आ जाते हैं नीचे हमारे सेक्शन के ऊपर। सेक्शन क्या बात कर रहा है, सेक्शन बात करता है कस्टडी एंड मेंटेनेंस के बारे में, कि वेयर देयर आर चिल्ड्रन बोर्न ऑफ चाइल्ड मैरिज, अगर चाइल्ड मैरिज से कोई बच्चा बोर्न हुआ है तो क्या होगा, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एप्रोप्रिएट ऑर्डर दे सकती है उसकी कस्टडी। कस्टडी किसको दी जाए, माँ को दी जाए, बाप को दी जाए, वीरू को दी जाए, बसंती को दी जाए, ठीक है। सेकंड, while making an order of custody of a child under this section, welfare and best interest of the child shall be the paramount consideration। जो उसका वेलफेयर है बच्चे का, बच्चे के हित में जो भी सबसे अच्छा उसके लिए होगा पॉसिबल, वो कोर्ट उस हिसाब से आदेश देगी। अगर अच्छा ये है कि वो अपने पिताजी के साथ रहे क्योंकि बसंती टांगा चलाएगी, उसके पास टाइम नहीं होगा बच्चे को देखने का, या फिर बच्चे की एज बहुत कम है, उसको उसके माँ के पास रहना चाहिए, तो फिर माँ के पास दे दी जाएगी कस्टडी, इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 3। An order for custody of a child may also include appropriate directions for giving to the other party access to the child। अब यार देखो, मान के चलो कि अगर बसंती को अगर यहाँ पर दे दिया जाता है कि चाइल्ड की कस्टडी तुम रखो, ठीक है, तुम बढ़िया अच्छी माँ हो, तुमने प्रूफ किया कोर्ट में, ऐसा वैसा फलाना ठिकाना बातें हुई, चलो तुमको कस्टडी देते हैं, बट यार पिताजी भी इतने बुरे नहीं, मिलने तो दो। तो इन्होंने यहाँ पर बोला कि एक्सेस वगैरह चाइल्ड को जो फादर है वो, मतलब देखो हर चीज तो जो है बेस्ट सर्व इन द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड होगी, बट इस तरीके से हो सकता है वो बोल दें कि आपने मूवीज में देखा होगा कि संडे संडे आप मिल सकते हो, आप संडे जाओ, या फिर संडे आप आउटिंग पे ले जा सकते हो अपने बच्चे को, है ना। इस तरीके से कोर्ट अगर कुछ बोल दे तो वीरू भी अपने बच्चे से मिल सकता है, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है ना। Such orders as district court may direct in the interest of child deemed proper, वही चीज लिखी हुई, यही बात करता है। देन आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 4। The district court may also make appropriate providing maintenance to the child by a party to the marriage or their parents or guardian। तो क्या हो रहा है, बच्चे के भरण पोषण के लिए कुछ पैसा भी तो लगेगा, अगर बसंती के पास बच्चा है तो मेंटेनेंस ऑफ चाइल्ड भी ले सकते हैं, या तो पार्टी टू दी मैरिज मतलब या तो वीरू से, अगर वीरू कमा रहा है मेजर है, या फिर अगर वीरू माइनर है तो पेरेंट्स या गार्जियन से भी ले सकते हैं। इतनी सी बात है, दैट्स इट। तो एक्ट जो है पूरा हमारा गब्बर बसंती के अराउंड ही, वीरू के अराउंड ही जाने वाला है, और आपको इसी तरीके से पढ़ना है तो क्या रहेगा ना, एक एग्जाम्पल सेट रहेगा तो सब कुछ आपको कंप्लीट मालूम होगा, आपको एजें भी दिमाग में आ जाएंगी, कितनी एज थी, क्या था, बच्चा था, क्या था, तो इस तरीके से इसको ही पढ़ेंगे। देन आगे बढ़ते हैं सेक्शन 6 क्या बात करता है, लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न। अभी तक कोई डाउट वगैरह है तो आप चैट में लिख सकते हो, तो हम उसको अभी क्लियर कर लेंगे, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 6 बात करता है लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न ऑफ चाइल्ड मैरिजेस, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि लेजिटिमेट होगा, लेजिटिमेट होगा, तो हमने देखा था कि लेजिटिमेट होगा, बट पढ़ लेते हैं इसको, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है इसमें कुछ चीज में, ठीक है। इन्होंने बोला इससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब दैट अ चाइल्ड मैरिज हैज बीन एनल्ड बाय डिक्री ऑफ एनल्टी अंडर सेक्शन 3, ठीक है, हमें समझ में आ गया सर। नॉट स्टैंडिंग का मतलब आपने बहुत पहले प्रिवेंशन करप्शन एक्ट में बताया था, नॉट स्टैंडिंग, सेविंग क्लॉज, सब कुछ हमें मालूम है। आगे बढ़ते हैं, एवरी चाइल्ड बिगॉटन और कंसीव्ड ऑफ सच मैरिज, ठीक है, बिफोर द डिक्री इज मेड, अब डिक्री अभी हुई नहीं एनएलटी की, बट बच्चा हो गया है या फिर बच्चा पेट में है, ठीक है, वेदर बॉर्न बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट,
shall be deemed to be a legitimate child। अब ये एक्ट आया हो नहीं आया हो इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, मतलब पहले आया हो या बाद में आया हो इससे फर्क नहीं पड़ता, इसको लेजिटिमेट चाइल्ड ही मानेंगे फॉर ऑल पर्पसेज। ठीक है, इतना क्लियर है। जो हमने ऊपर बात की थी कि बच्चे की कोई गलती नहीं है, वो तो लेजिटिमेट है। जब बच्चा आपने किया होगा या पेट में होगा तब तो आपकी शादी रही होगी, राइट, तो फिर वो लेजिटिमेट है। देन आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 7 बात करता है पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू मॉडिफाई ऑर्डर्स। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खुद के आदेश जो उन्होंने सेक्शन 4 में और सेक्शन 5 में दिए, मॉडिफाई करने की पावर है। सर एक और एमसीक्यू बन गया, देखो अब मैं शायद बताया नहीं आपको, यहाँ से एमसीक्यू बने हैं, राइट, कि ये अपना एक तो कि चिल्ड्रन जो बॉर्न वाला मैंने बताया बेस्ट, और सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो भी डिसाइड होगा वो क्या होगा, तो वेलफेयर बेस्ट इंटरेस्ट में डिसाइड होगा, ये एक आपका एमसीक्यू है। देन अगर एक और एमसीक्यू की बात करें तो मेंटेनेंस ऑफ चाइल्ड, ठीक है। थर्ड एमसीक्यू की बात करें तो सेक्शन 6 लेजिटिमेसी के बारे में, कौन सा सेक्शन बात करता है, पहले तो सेक्शन ही, और दूसरा कि वो लेजिटिमेट होगा या लेजिटिमेट होगा, क्योंकि ऑप्शन इस तरीके से बना सकते हैं कि चाइल्ड कंसीव्ड बिफोर द डिक्री इज मेड या आफ्टर द डिक्री इज मेड, है ना, इस तरीके से कुछ भी अगर बना सकते हैं तो वो चेंज होगा, क्योंकि यहां पर बात कर रहा है बिफोर द डिक्री इज मेड की, राइट। आगे बढ़ते हैं। देन यहां पर सेक्शन 7 कि क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खुद के ऑर्डर्स जो उसने दिए हैं सेक्शन 4-5 में मॉडिफाई कर सकता है, तो हाँ सर कर सकता है, सेक्शन 7 ऐसा बोलता है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास पावर है टू ऐड टू मॉडिफाई या रिवोक भी कर सकता है अपने आदेश को, जो उन्होंने आदेश दिए वो रिवोक कर दिए, ठीक है। एंड इफ देयर इज एनी चेंज इन द सर्कमस्टेंस, सर इसका मतलब समझ में नहीं आया, चेंज इन द सर्कमस्टेंस कैसे? देखो चेंज बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं सर्कमस्टेंसेज में, ठीक है। अब जैसे कि अगर आप सीआरपीसी देखते हो 125 की अगर मैं बात करूं तो वहां पे क्या होता है, जब डिवोर्स वगैरह होता है या फिर जो उनको क्या होता है एक लमसम अमाउंट या कुछ भी जैसे किस्त जैसा भी जज को लगता है वो बांध के बोलते हैं कि आपको इतना मेंटेनेंस देना होगा 125 सीआरपीसी के अंदर, है ना, वाइफ को बाय हस्बैंड। तो फिर क्या होगा, वहां पर चेंज सर्कमस्टेंस ही हो सकता है कि भाई पहले आपने 1 लाख रुपए बोला था महीने का देने का, ठीक है, हम अमीर थे, बट अभी स्थिति ऐसी हुई 2-3 साल से बिजनेस नहीं चल रहा है हमारा। अब अगर हम इसी केस की बात करें, गब्बर वाले केस की बात करें, तो भाई गब्बर बीरू जो है वो डकैत हैं, वो लूटते लपाटते हैं। अब आजकल क्या है, पुलिस वुलिस बहुत वो हो गई है, लूट नहीं पा रहे, लोगों को पैसा नहीं आ रहा, सर घर में कैसे दें 1 लाख रुपए जो आपने बोला है महीने का। तो फिर क्या होगा, सर्कमस्टेंसेस चेंज होगा। पहले क्या हो रहा था कि पैसा अच्छा था, अब पैसा नहीं है, खुद की रोटी खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो हम बसंती को कैसे इतना पैसा दे दें। तो ये होते हैं कि चेंज इन दी सर्कमस्टेंसेज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द पिटीशन एंड इवन आफ्टर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द पिटीशन। तो कुछ भी सर्कमस्टेंसेज में चेंज आता है तो वो जाएंगे क्या, गब्बर और वीरू जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास हाथ जोड़ते हुए कि साहब 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 जो आपने आदेश दिए थे वो ऐसे दिए थे, तब स्थिति ऐसी थी, अब परिस्थिति बहुत बदल गई है साहब, अब तो हमारे पास रोटी खाने का पैसा नहीं है, कृपया करके हम पर कृपा करें और थोड़ा बहुत डिसीजन जो है कुछ हमारे फेवर में दें, कुछ चेंज कर दें, पैसा थोड़ा कम कर दें, 1 लाख से 1,000 कर दें, है ना। तो इस तरीके का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर पिघल जाते हैं तो वो ऐसे आदेश दे सकते हैं। ये होता है चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 8 कोर्ट टू विच पिटीशन शुड बी मेड, ठीक है, किस कोर्ट को पिटीशन वगैरह लगाई जाएगी, तो फॉर द ग्रांट ऑफ रिलीफ अंडर सेक्शन 345 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसके पास जुरिडिक्शन होगी जो भी, और इंक्लूड करेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ओवर द प्लेस जहां पर, देखो अब 4-5 चीजें हैं, जहां पर डिफेंडेंट या फिर चाइल्ड रिसाइड कर रहा हो मतलब रह रहा हो, या फिर जहां पर मैरिज हुई है, या फिर पार्टीज लास्ट रिसाइड टुगेदर जहां पर दोनों वीरू और बसंती साथ में रह रहे थे आखिरी बार, या फिर पिटीशनर जिसने पिटीशन लगाई है वो रिसाइड कर रहा ऑन द डेट ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन। मान के चलो बसंती ने भी पिटीशन लगाई तो अभी बसंती अलग रहती है उनसे, तो कहाँ रहती वहां, या फिर डिफेंडेंट या फिर चाइल्ड जहां पे रहता है वहां, मैरिज जहां हुई वहां, या फिर जो लास्ट दोनों साथ में रहे वहां। तो इसको आप साइड में लिख के ऐसे 4-5 बना लेना, तो कोई क्वेश्चन अगर आता है कहाँ कहाँ लगा सकते हो, तो देखो सीधा है कहीं भी लगा सकते हो, है ना। देखो डिफेंडेंट भी जहां रह रहा है वहां भी, चाइल्ड रह रहा है वहां भी, पार्टी मतलब जो बसंती है वो भी, तो बसंती भी आ गया, वीरू भी आ गया और उनका बच्चा भी आ गया, ठीक है। आगे बात कर, देन हमारा आता है सेक्शन 9 जो कि बात करता है पनिशमेंट फॉर मेल अडल्ट मैरिंग अ चाइल्ड, ठीक है। अगर मेल अडल्ट कोई है, जैसा कि हमने देखा उस केस में वीरू जो है 22 साल का है, और हमने देखा बसंती जो है वो 12, 13, 15 कितना भी आप ले सकते हो, कितने साल की है ना, चाइल्ड है बस, ठीक है। तो अब जो वीरू ने यहाँ पर बसंती से शादी की, तो अब यहाँ पर पनिशेबल ऑफेंस है, क्योंकि वीरू मेल है और जो हमारी बसंती है वो मतलब मेल है एंड एडल्ट है, और जो बसंती है वो हमारी माइनर है। तो हुएवर बीइंग अ मेल अडल्ट अबव 18 इयर्स ऑफ एज, 18 से ऊपर हमारा 22 है बीरू, है ना, कॉन्ट्रैक्ट करता है चाइल्ड मैरिज शैल बी पनिशेबल विद रिगरस इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 2 इयर्स और विद फाइन। तो यहाँ पर आप साइड में लिख लो कि रिगरस इंप्रिजनमेंट होगी भैया, है ना। रिगरस इंप्रिजनमेंट कितने की, 2 साल तक एक्सटेंड कर सकती है, और फाइन वगैरह भी लगाया जा सकता है 1 लाख रुपए का, ठीक है, या फिर दोनों ही साथ में, और या फिर
दोनों को साथ में कर सकते हैं, है ना। 1 लाख तक रुपए का एक्सटेंड कर सकता है। इंपॉर्टेंट है पनिशमेंट, यहाँ पर क्वेश्चन आपका बन सकता है एमसीक्यू कि कितनी पनिशमेंट होगी। तो हमने देखा कि अगर वीरू बसंती से यहाँ पर शादी करता है, वो मेल अडल्ट है, ठीक है। अडल्ट मतलब यहाँ पर क्या होगा कि वो यहाँ पर जो 2A में चाइल्ड दिया हुआ है उससे बाहर है ना। तो चाइल्ड का हमने देखा था कि मेल केस में 18 और फीमेल केस में 21 था। तो यहाँ पर अगर मेल अबव 18 ईयर्स ऑफ एज है और बी जो बसंती है वो 21 से अंदर है, तो फिर यहाँ पर पनिशमेंट है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 10 बात करता है पनिशमेंट के बारे में। पनिशमेंट फॉर सोलमनाइजिंग अ चाइल्ड मैरिज, ठीक है। तो जो कोई भी परफॉर्म करता है, कंडक्ट करता है, इवन डायरेक्ट और अबेट करता है। अबेट का मतलब आपको मालूम ही है ना, इनकरेज वगैरह कर रहा है ना। इस तरीके से कि चाइल्ड मैरिज अरे करा दो, मतलब 8-10 साल की लड़की हुई है बसंती और बोल रहे हैं कि शादी करा दो, उसकी उम्र हो गई है और ऐसा ही होता है, प्रथा ऐसी चलती आ रही है हमारे यहाँ, हमारी भी बचपन में हुई थी, इनकी भी बचपन में हुई थी, दादा परदादा की भी हुई थी, तो बोले हम वही फॉलो करते हुए आ रहे हैं आज के ज़माने में भी। और बसंती 10 साल की हुई है और बोल रहे हैं अच्छी बड़ी हो गई है, इसकी शादी कर दो, अभी उसकी पढ़ने लिखने की उम्र ही क्या है ना, जबकि उम्र एक्चुअल में पढ़ने लिखने की है। तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, ये अबेट कर रहे हैं। तो ये भी इस एक्ट के अंदर फॉल कर जाएंगे अगर इस तरीके से करते हैं। तो जो कोई भी परफॉर्म करता है, कंडक्ट करता है, डायरेक्ट्स और अबेट एनी चाइल्ड मैरिज, तो वो भी पनिशेबल है रिगरस इम्प्रिजनमेंट के साथ, जो कि एक्सटेंड करी जाएगी सेम बिल्कुल जैसी ऊपर दी है 2 साल, एंड शाल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर्स। अब यहाँ पर एंड है, ठीक है। तो 2 ईयर्स एंड है यहाँ पर, ठीक है। ऊपर हमने देखा था और था 2 ईयर्स एंड 1 लाख रुपए तक एक्सटेंड कर सकती है ना। अनलेस एक्सेप्शन में है कि वो प्रूव कर दे कि रीजन टू बिलीव दैट द मैरिज वाज नॉट अ चाइल्ड मैरिज। अब मान के चलो कि जो यहाँ पर हमारा वीरू है जब शादी कर रहा था उसको बसंती की एक्चुअल एज ही नहीं मालूम थी। मतलब बसंती और बसंती के घर वाले तो ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि बसंती की एज भी 22 साल है, क्योंकि वीरू भी 22 का था। अब इनको मालूम ही नहीं था कि भैया एक्चुअल एज बसंती की जो है 17 है या 18 साल है ना। उनको नहीं मालूम था, है ना। अब वो ऐसे प्रिटेंड किए कि 22 है और हमको नहीं मालूम था, तो फिर आप इस एक्ट के अंदर नहीं आओगे अगर वो ऐसा प्रूव कर देते हैं तो कि सामने वाला ही झूठ बोल रहा था। तो इन्होंने बोला कि अनलेस ही प्रूव्स दैट ही हैड रीजन टू बिलीव दैट द मैरिज वाज नॉट अ चाइल्ड मैरिज। अगर वो बोले कि हमें नहीं मालूम था चाइल्ड मैरिज होगी, हम तो खुद खिलाफ हैं इस चीज के, है ना, हमें नहीं मालूम था, तो यहाँ पर बच जाएंगे। अदरवाइज पनिशमेंट है फॉर, ऐसे अगर कोई मैरिज करा रहा है, चाइल्ड मैरिज वगैरह करा रहा है, तो जो परफॉर्म कर रहा है, मतलब पंडित पंडित भी आ जाएगा, पंडित वगैरह जो करा रहा है, कंडक्ट जो करा रहा है, पेरेंट्स चाचा वाचा इन्वॉल्व हैं किसी के, है ना, इस तरीके से, तो वो सब इस एक्ट के अंदर लायबल होंगे। और सजा कितनी है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट 2 साल तक एक्सटेंड की जा सकती है और फाइन जो है 1 लाख रुपए तक का लगाया जा सकता है। इस बारे में ये बात करता है, राइट। तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। ये बात करता है सेक्शन 10। ऊपर हमने सेक्शन 9 देखा था जो कि पनिशमेंट कर रहा था, मेल अडल्ट को सिर्फ पनिश कर रहे थे, ठीक है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। सेक्शन 9 में सिर्फ मेल अडल्ट की बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है जो भी करा रहा है चाइल्ड मैरिज, पंडित से लेके जो भी जिसको मालूम है कि ये चाइल्ड मैरिज और उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। अभी आगे देखोगे आप, ये सेक्शन 11 में ही प्रमोट कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, परमिट कर रहा है, आ रहे हैं, सहमति दे रहे हैं, मालूम है चाइल्ड मैरिज है तब भी लिफाफा देके जा रहे हैं, उन सब तक लोगों तक को भी अगर चाहे तो इस एक्ट के अंदर लाइबल है। मतलब अगर उनको चाहे तो पनिशमेंट वगैरह हो सकती है, ठीक है। तो इतना हमारा सेक्शन 9 में मेरिडल था। वहां पर क्या सजा थी, एक्सटेंड टू 2 ईयर्स या फिर विथ फाइन, जो कि एक्सटेंड 1 लाख रुपए या फिर दोनों, ठीक है, पहला। दूसरा यहाँ पर कि जो लोग करवा रहे हैं वो ज्यादा वो हो गए ना कि उन पे ज्यादा इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा वो दिखाया है कि 2 साल एंड फाइन है, और नहीं है एंड है फाइन। तो देखो यहाँ पर पक्का क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि ये आ सकता है कि एंड और में कंफ्यूजन कर सकते हैं आपको। 9 वाले में एंड भी दे देंगे और भी दे देंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। 10th में भी एंड या और में करके घुमा सकते हैं, तो याद रखना है। 11 क्या बात करता है, पनिशमेंट फॉर प्रमोटिंग और परमिटिंग सोलमनाइजेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। अब आपको 2 वर्ड से ही समझ में आ रहा है ये एक्ट किसके, मतलब ये सेक्शन किसके बारे में बात कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, परमिट कर रहा है, राइट। Where a child contracts a child marriage, any person having charge of the child, whether as parent or guardian or any other person in any other capacity, lawful, unlawful, it doesn't matter, है ना। और इंक्लूड करता है any member of an organization or association of person who does any act to promote। अब देखो क्या होता है, अगर हम एग्जाम्पल में चलते हैं हमारे और हम थोड़ा समझने की इसको कोशिश करें, बहुत सारे एसोसिएशन होते हैं, आपने देखा होगा सामूहिक विवाह भी होते हैं कहीं कहीं पर कि 100 लोगों के एक साथ विवाह हो गए। और जहाँ पर ऐसा होता है ना, कुछ कुछ गांव होते हैं जहाँ पर, अब देखो सब मान्यता के ऊपर है। जो भी एक्ट, जो भी लॉ आप देख रहे हो ना, या तो वो अकॉर्डिंग टू कस्टम्स है, या फिर कुछ कस्टम जो पहले चलते आ रहे थे वो वैसा ना चला जाए, उसके अगेंस्ट एक्ट बनाया गया है। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू कि आप क्या मानते हो या क्या चलते आ रहा है,
ठीक है, पूर्वजों के टाइम से क्या चलते आ रहा है। अब क्या होता है, उस टाइम पे सर्कमस्टेंसेस कुछ अलग थे, अभी के ज़माने में कुछ सर्कमस्टेंसेस अलग हैं। मोदी जी इतना आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर कर रहे हैं और आप कुछ अलग ही चल रहे हो, ठीक है। तो क्या होता था, अब ये हमने देखा सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए हैं, बट कहीं पर ऐसा हो रहा है कि भाई हम तो करते हुए आए, हमारे घर में जितनी बेटियां हुई हमने 10 12 15 साल की उम्र में शादी कर दी उनको, और हम टेंशन मुक्त हो गए। मतलब खुद के टेंशन मुक्त के लिए आप कभी भी शादी कर दो किसी की भी, है ना। तो अब यहाँ पर जो है ये एक्ट बनाया गया इस चीज को प्रोहिबिट करने के लिए। तो वहीं पे ये बता रहा है, मान के चलो ये शादी हो रही है चाइल्ड मैरिज, मान के चलते हैं वीरू एडल्ट ही है और हमारी बसंती जो है वो माइनर ही है, ठीक है। अब इस केस में क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा क्लैरिटी लेके आते हैं जरा। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये शादी हो रही है, तो इसमें जो पंडित जी यहाँ पर देखो, मान के चलो ये आग वाग इन्होंने यहाँ जलाई है इस तरीके से, है ना, और ये बैठे हैं पंडित जी, ठीक है, पालती मार के यहाँ बैठे हुए हैं, ये पंडित जी हैं, ठीक है। ये इनके, और जो ये इनके, ये क्या बोलते हैं, इनके जो चाचा मामा है यहाँ पर, ये कालिया सांभा, ठीक है ना, ये कालिया हो गए, ये सांभा हो गए, है ना, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बढ़िया फूल बाल फेंक रहे हैं पीछे से, गब्बर गब्बर के कुछ रिश्तेदार, ये सब सब इन्वॉल्व हैं इस चीज में, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चीजें हो रही हैं। परमिशन मतलब परमिट करना मतलब क्या है कि आप सहमत हो, है ना। ये सब भी इस सेक्शन के अंदर आ जाएंगे। किस सेक्शन के अंदर की बात हो रही है, हम बात कर रहे हैं सेक्शन 11 के अंदर की। तो जो भी चाइल्ड है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है चाइल्ड मैरिज, एनी पर्सन जो चार्ज है चाइल्ड का, मतलब पेरेंट्स हो गए, है ना, भले वो पेरेंट हो, गार्जियन हो जिनका चार्ज है बच्चे के ऊपर, एनी अदर पर्सन, कोई अदर कैपेसिटी में हो सकता है। मान के चलो माँ बाप बचपन में डेथ हो गई थी, है ना, ठाकुर साहब बचपन में ही उनकी डेथ हो गई थी, तो अब कौन संभाल रहा है बसंती को, उसका गार्जियन। गार्जियन कौन है, रामलाल जो उनका नौकर था, ठीक है। अब वो संभाल रहा है तो यहाँ पर वो भी आ जाएगा, है ना। कोई अदर कैपेसिटी की बात हो रही है, लॉफुल हो अनलॉफुल हो, इंक्लूड, और कुछ किसको इंक्लूड कर लिया, मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो मिलकर करा रहा है। अब क्या होता है ना, गांव में पंचायत वगैरह भी होती है, अगर वो इसमें सहमति दे रहे हैं कि नहीं नहीं करा दो और ऐसा वैसा, और वहां बैठे हुए हैं, वो भी इसमें लाइबल हो सकते हैं, है ना। जो क्या कर रहे हैं, हु डज एनी एक्ट टू प्रमोट द मैरिज और परमिट्स इट टू बी सोलमनाइज, प्रमोट कर रहे हैं कि हाँ करना चाहिए इस तरीके से, है ना, या परमिशन दे दी कि हाँ कर दो, हमारी इसमें मंजूरी है ना। तो क्या होगा यहाँ पर, मतलब आप नेग्लिजेंटली फेल हो गए हो प्रिवेंट करने में सोलमनाइजेशन, है ना, कि मैरिज जो नहीं करनी चाहिए थी आप फेल हो गए हो नेग्लिजेंटली, जो पेरेंट्स हैं, एज अ पेरेंट एज अ गार्जियन कुछ भी हो, ठीक है। अटेंड वगैरह कर रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, वो भी इंक्लूड है इसके अंदर। अब आप समझ सकते हो कि इन्होंने कितना कवरेज बढ़ाया है, अटेंड कर रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, मालूम है चाइल्ड मैरिज हो रही है, अटेंड कर रहे हो, ठीक है। पनिशेबल विद रिग्रेस इंप्रिजनमेंट एक्सटेंड टू 2 years शाल आल्सो विल। देखो सबसे अच्छी बात है कि पनिशमेंट एक ही चल रही है कि 2 साल और 1 लाख, याद ही नहीं करना सर, बस 2 लाख और एक लाख है, 2 साल और 1 लाख है बस, है ना। बस और एंड वाला केस देख लेना, बाकी अधिकतर ऑलमोस्ट हमने 2 जगह एंड देखा और एक जगह और था सबसे स्टार्टिंग में, वो भी मेल एडल्ट के केस में। देन इन्होंने बोला, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्या है इंपॉर्टेंट, प्रोवाइडेड दैट नो वुमेन शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, वुमेन को इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी यहाँ पर। मतलब अगर हम देखें कि यहाँ पर गब्बर साहब की अगर कोई बीवी है, ठीक है, गब्बर साहब की अगर कोई यहाँ पर बीवी यहाँ पर कोई भी है, उनको सजा नहीं होगी। ये खुश कर देते हैं इनको, इनका पता नहीं नेक टेढ़ी क्यों है, बट जैसी भी ठीक है, ठीक है। तो ये जो है इनको सजा नहीं होगी, ये इनकी वाइफ है, ठीक है, इनकी गब्बर जी की। अब इनको सजा नहीं होगी। अब इसके पीछे भी रीजनिंग है, अगर आप दिमाग लगाओ तो आप देखोगे पुराने ज़माने में आपने सीरियल्स भी देखे होंगे, आपने मूवीज़ भी देखी होंगी, जहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा पुराने ज़माने की चीज़ों को डिपिक्ट किया हुआ है कि कैसे चीज़ें हुआ करती थी। तो आप ये देखोगे कि पहले क्या होता था ना, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते थे घर में, वो मेल लिया करते थे, जो दादा वगैरह होते थे उनकी सहमति ली जाती थी, है ना। बच्चों की और महिलाओं से नहीं पूछा जाता था, और घर आके बताया जाता था उनको कि ऐसा हमने कर दिया है, अब ऐसा ऐसा है, तुम्हें ऐसा करना है। पूछा नहीं जाता था कि क्या हम हमारी बसंती बेटी की शादी कर दें, नहीं कर दें, हमारे बेटे वीरू की शादी कर दें, नहीं कर दें। अभी इसका एग्जाम्पल आप देखोगे कि एक अभी रिसेंटली मूवी आई थी रणवीर सिंह की, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा है, बट उसमें भी कुछ ऐसा था, वो ख्याल, मतलब वो उन्होंने थोड़ा सा दिखाया कि पुराने ज़माने में वो शायद हरियाणा या राजस्थान का गांव था, जहां पर उन्होंने बताया कि उनके जो पिताजी थे वो ही सारा सब कुछ करते थे।
डिसीजंस जो हैं घर के वो वही लेते थे, तो वैसा ही होता था। तो इस एक्ट में भी इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि जहां पर जो सहमति दे ही नहीं रहा, उससे पूछ ही नहीं रहे हो, तो उसको पनिशमेंट क्यों देनी है जस्ट बिकॉज कि वो उनकी मदर है या उनकी वाइफ है तो उनको भी पनिशमेंट नहीं। तो इन्होंने बोला ऐसा नहीं होगा, कोई भी वुमन जो है पनिशेबल, नो वुमन शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी, मतलब फाइन वगैरह शायद लगाया जा सकता हो, इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी। क्लियर कट ये एमसीक्यू है। सबसेक्शन 2 आगे बढ़ते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन ये प्रिज्यूम किया जाएगा अनलेस एंड अनटिल कॉन्ट्ररी प्रूव ना किया जाए कि जो माइनर चाइल्ड है, where a minor child has contracted a marriage, the person having charge of such minor child negligently failed to prevent the marriage। कि अगर कोई बच्चे की शादी हुई है, माइनर चाइल्ड ने मैरिज वगैरह हुई उसकी, तो जो इंचार्ज में है, बसंती के केस में ठाकुर साहब, वीरू के केस में गब्बर, ये इंचार्ज में है, ठीक है, ये पेरेंट्स हैं क्योंकि, है ना, अगर इनकी शादी होती है तो ये माना जाएगा, ये प्रिज्यूम है, डीम्ड प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये फेल हो गए प्रिवेंट करने में मैरिज को नेग्लिजेंटली, है ना। और फिर सजा जो है वो आ जाएंगे सेक्शन 11 में, जहां भी फॉल कर रहे हैं वहां पर ये फॉल करेंगे। तो इतनी सी यहां पर बात है सेक्शन 11। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 12। मैरिज ऑफ अ माइनर चाइल्ड टू बी वॉइड इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेज। अब यहां पर बात कर रहा है किस, अब देखो अभी तक तो हमने देखा वॉइडेबल है, वॉइडेबल है, वॉइडेबल है, ठीक है, याद रखना सेक्शन 3 वॉइडेबल की बात करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आता है कि कहां पर वॉइड की बात की गई है इस एक्ट के अंदर, तो वो भी ध्यान रखना है कि सेक्शन 12 में बात करता है कि जो माइनर चाइल्ड है वो वॉइड है। अब देखो जब भी आपसे कोई पूछे, कभी भी, आज नहीं, आज से 5 साल 7 साल 10 साल बाद ही पूछो, और अगर लॉ चेंज नहीं होता है और यही रहता है, आपसे कोई पूछे कि क्या जो मैरिज है, जो चाइल्ड मैरिज है, क्या वो वॉइड है, क्या वो वॉइडेबल है, क्या है, तो आपको आंसर ऐसा नहीं देना कि नहीं वो तो वॉइडेबल है, नहीं, आपको थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल आंसर देना है कि सामने वाले को पता होना चाहिए कि आपको नॉलेज है, इन डेप्थ नॉलेज है, आपको बोलना है कि वैसे तो वॉइडेबल है, ठीक है, वैसे तो अगर जनरली हम जनरल केस की बात करें तो वॉइडेबल है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है वो चाहे जाके पिटीशन लगाए 2 साल के अंदर अंदर, या फिर पहले भी, है ना, पहले है तो फिर गार्जियन से, अदरवाइज वो खुद लगा सकती है अगर एक बार मेजोरिटी अटेंड कर ले तो, है ना। बट देर आर सर्टेन सर्कमस्टेंसेज इन दोज केसेस, वो क्या कर सकते हैं, वहां पर मैरिज वॉइड है। अब वॉइड कौन से केसेस हैं, तो सेक्शन 12 जाके आप पढ़ लो। अब वो क्या क्या है वो हम देख लेते हैं कि मैरिज कहां पर किन केसेस में वॉइड है। तो पहला जस्ट अ मिनट, ओके हाँ, तो पहला बात करता है टेकन और एंटाइज्ड आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्जियन। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब बाहर अगर ले जाते हो उसकी कस्टडी से आप, ठीक है, या फिर फुसलाकर अगर आप ले जाते हो, एंटाइज आउट ऑफ या फिर कीपिंग आउट ऑफ द लॉफुल गार्जियन, ठीक है, तो वो जो मैं, और अगर शादी वादी करा दी इस तरीके से तो वो क्या होगी, वॉइड होगी, पहला। दूसरा, भाई फोर्स कंपेल कर रहे हो, फोर्सफुली कंपेल कर रहे हो बसंती को शादी करने के लिए, ठीक है, या फिर कोई डिसीटफुल मीन से आप इंड्यूस कर रहे हो टू गो फ्रॉम एनी प्लेस, यहां से कहीं और ले गए, है ना, वो सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, है ना। बलपूर्वक अगर आप इस्तेमाल करके फोर्स से, है ना, एंटाइज आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्जियन, बहला फुसला कर ले गए, चॉकलेट दे दे के बसंती को ले गए अगर बसंती बच्ची है तो, है ना। या फिर थर्ड बात करता है सोल्ड, बेचा है आपने फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज एंड मेड टू गो थ्रू अ फॉर्म ऑफ मैरिज, और अगर माइनर ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, आफ्टर विच द माइनर इज सोल्ड और ट्रैफिक्ड और यूज फॉर इमोरल पर्पस वगैरह के लिए भी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर उससे रिलेटेड भी यहाँ पर कर रहे हैं कुछ तो भी ये वॉइड होगा, या तो वो ऑलरेडी मैरिड हो या फिर कहीं बेचकर शादी करवा दी किसी से, है ना, इन द फॉर्म ऑफ मैरिज अगर कुछ रिचुअल्स वगैरह फॉलो हुए हैं तो वो भी यहाँ पर सेक्शन 12 बात करता है यहाँ पर कि किन केसेस में वॉइड माना जाएगा ऐसी शादियों को, ठीक है। तो ये जो है ये सारे नल एंड वॉइड वाले केसेस हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सेक्शन आता है, और अंदर का ये भी आ सकता है कि आपको उठा के दे देंगे कि शादी हुई है बाय इंटाइसिंग आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्जियन या बाय फोर्सफुली शादी हुई है, देन क्या होगा, वॉइड होगी शादी, वॉइडेबल होगी, इलीगल होगी, नल एंड वॉइड होगी, है ना। तो इस तरीके से अगर वॉइड और नल एंड वॉइड साथ में है तो नल एंड वॉइड, और अगर नल एंड वॉइड नहीं है, वॉइड है, तो फिर वॉइड अकेला लगा देना। जो लिखा है एक्ट में अगर वो लगा के आओगे वो ऑप्शन में तो वो बेटर ऑप्शन है, भले ही से वॉइड भी सही है, गलत नहीं है, बट नल एंड वॉइड है तो नल एंड वॉइड लगाना है। देन आगे बढ़ते हैं सेक्शन 13, पावर ऑफ कोर्ट टू इशू इंजंक्शन प्रोहिबिटिंग चाइल्ड मैरिजेस। अब कोर्ट जो है यहाँ पर इंजंक्शन दे रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है चाइल्ड मैरिजेस को, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेते हैं क्या बात करता है।
इफ ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर, ठीक है, इसका रोल अभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर और ऑन द रिसिप्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब देखो क्या हो रहा है, कोर्ट इंजंक्शन दे रही है, मतलब कोर्ट को कहीं से तो पता चल रहा है, या फिर किसी ने कंप्लेंट की कि साहब इस तरीके से चाइल्ड मैरिज हो रही है, या फिर कई डेट्स होती हैं, अभी हम आगे देखेंगे इसमें कहीं ना कहीं लिखा होगा कि तृतीया और बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई डेट्स होते हैं, कोई त्यौहार होते हैं अक्षय तृतीया पे, कि बहुत क्या बोलते हैं उनको, सामूहिक विवाह होते हैं, बाल विवाह वगैरह बहुत सारे कराए जाते हैं, ठीक है, उस टाइम पे। तो ऐसा अगर कहीं इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वहाँ पे 100 माइनर चाइल्ड वगैरह की शादी की जा रही है, ठीक है ना, इस तरीके से, तो कोर्ट जो है इंजंक्शन दे सकता है, उस चीज की पावर है कोर्ट को अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 ऑफ दिस एक्ट, कि वो इंजंक्शन दे सकता है, प्रोहिबिट कर सकता है कि ऐसा जो भी वहां पर हो रहा है इस तरीके का फंक्शन वो ना हो, ठीक है। तो उन्होंने यहां पर बोला कि किस किस की एप्लीकेशन पर, तो उन्होंने बोला पहला ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सीएमपीओ, तो यहां पर हम चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर के एप्लीकेशन, यहां पर एप्लीकेशन की बात हो रही है, राइट, कौन कौन, तो पहला सीएमपीओ। दूसरा यहां पर इन्होंने बात की ऑन द रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू अ कंप्लेंट, कंप्लेंट के माध्यम से आपको पता चला, किसी ने कंप्लेंट की। थर्ड इन्होंने बोला और अदरवाइज फ्रॉम एनी पर्सन अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जेएमएफसी और एमएम इज सेटिस्फाइड, ठीक है, और कोई अदर पर्सन है अगर, ठीक है, अदर पर्सन, तो यहां पर इन्होंने बोला कि जो जे एम है जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो हमारे जेएमएफसी हैं, या फिर हमारा कौन एमएम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, ठीक है, वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि चाइल्ड मैरिज जो हो रही है इस एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन में, ठीक है, या फिर हो रही है, होने वाली है, तो वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, इंजंक्शन इशू कर देगा अगेंस्ट एनी पर्सन, किसी के भी अगेंस्ट जो इंक्लूड है ना, वो या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कोई हो, तो वो प्रोहिबिट करने का इस तरीके से इंजंक्शन दे सकता है। तो पहला बात करता है इंजंक्शन से रिलेटेड, इस चीज की पावर है। सबसेक्शन 2 बात करता है जो कंप्लेंट है अंडर सबसेक्शन 1 मे बी मेड बाय एनी पर्सन हैविंग पर्सनल नॉलेज और रीजन टू बिलीव एंड अ non-governmental organization having reasonable information relating to likelihood of taking place of solemnization। कंप्लेंट सबसेक्शन 1 में की गई, किसके द्वारा की गई, वहां पे लिखा हुआ था ना पर्सन के द्वारा, तो जिसको पर्सनल नॉलेज है या फिर रीजन टू बिलीव है, या फिर एनजीओ होती हैं बहुत सारी जो वर्क करती हैं इस चीज से रिलेटेड। अब आपको इससे पता क्या याद आ रहा होगा, इससे आपको याद आना चाहिए कि हमने सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट पढ़ा था, ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जो भनवरी देवी थी जिनके बाद ये एक्ट आया था सेक्सुअल हरेसमेंट वाला, ठीक है, जो केस है हमारा राजस्थान वाला, जो विशाखा वर्सेस जो केस है, वो आपको याद होगा कि ये राजस्थान में ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी और ये प्रोहिबिट कर रही थी चाइल्ड मैरिजेस, और उससे कुछ लोगों नाराज होकर उन्होंने उनका रेप कर दिया था, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे एनजीओज होते हैं उसमें बहुत सारे लोग इन चीज़ों से रिलेटेड वर्क कर रहे होते हैं कि ऐसा ना किया जाए या प्रोहिबिट करें चाइल्ड मैरिजेस को, वो अवेयरनेस फैलाते हैं, कहीं पे हो रहा होता है तो रोकते हैं, उनके घर वालों को समझाते हैं कि ये गलत है। तो इस तरीके से कोई एनजीओ को पता चलता है ऐसा कुछ हो रहा है, वो कंप्लेंट वगैरह कर दे, ठीक है ना, जिनके पास रीजनेबल इंफॉर्मेशन है कि इस तरीके से होने वाला है, तो भी यहाँ पर की जा सकती है। देन आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 3, तो कोर्ट ऑफ जेएमएफसी और एमएम जो है वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलायबल रिपोर्ट और इन्फॉर्मेशन। उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिली, किसी उनके क्या बोलते हैं वो खुफिया सूत्र से उनको इन्फॉर्मेशन मिली, कोई रिलायबल रिपोर्ट मिली जहां पर उनको लग रहा है कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके एक इंजंक्शन पास कर देंगे। तो सुओ मोटो भी हो सकता है। यहाँ पर जो एप्लीकेशन वाली बात थी ना, ये 3 हमने देखे थे, इस केस में एप्लीकेशन तो नहीं, बट हाँ वो सुओ मोटो का केस और इंक्लूड हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं, यहाँ ये रहा वो अक्षय तृतीया जो मैं बात कर रहा था कि फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग सोलमनाइजेशन ऑफ मास चाइल्ड मैरिजेस, बहुत सारे जो होते हैं ना एक साथ अगर हो रही होती है उनको मास चाइल्ड मैरिजेस कहेंगे, ऑन सर्टेन डेज, जैसे कि अक्षय तृतीया इस पे होता है बहुत सारे कि एक साथ बहुत सारे बच्चों की शादी वगैरह कराई जा रही होती है। तो उन्होंने बोला इस केस में इसको प्रिवेंट करने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब जो है वो डीम्ड टू बी सीएमपीओ चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर के जो भी पावर्स होंगे इस एक्ट के अंदर वो इनके अंदर आ जाएंगे। मतलब इनको डीम्ड टू बी चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर माना जाएगा। किसको मान रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। और सारे पावर्स जो सीएमपीओ के पास है वो इनके पास आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। तो यहां से एक एमसीक्यू बन सकता है। पहला तो ये अक्षय तृतीया करके जो ये दिन होता है इस बारे में पूछ लें शायद, मे बी, है ना। और नहीं, चलो ये नहीं भी पूछते हैं, चलो ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। ये पूछ सकते हैं कि कहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डीम टू बी सीएमपीओ माना गया है। 13 का 1, 13 का 2, 13 का 3, 13 का 4। लो, इतना सिंपल क्वेश्चन को टफ कर दिया। अब आप दिमाग लगाते रहो कि अरे शायद 2 में था, शायद 3 में था, कैसे याद रखोगे?
है ना। तो इसका याद करने को आप ऐसे रख सकते हो, किसकी पावर दी जा रही है, सीएमपीओ की। सीएमपीओ के अंदर कितने वर्ड्स आ रहे हैं, 1 2 3 4। अब सीएमपीओ के अंदर 4 वर्ड्स आ रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सीएमपीओ यहां पर डीम्ड बन रहा है। तो 13 का तो देखो, अब 13 याद कर लेना, अब इतना भी देखो, और उसको भी याद करने का एक अलग तरीका है। अब 13 के 4 में ये बात दी गई, कैसे याद करोगे, देखो 4 तो याद हो गया, अगर कोई भी बोले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है डीम टू बी सीएमपीओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं और एक एमसीक्यू आपका डायरेक्ट यहां पर याद करवा रहा हूं, तो उसको ध्यान से सुनना। सीएमपीओ 4 शब्द का है, तो 4 में दिया है पहली चीज, ठीक है। और दूसरा 4 को अगर आप बाइफरकेट करोगे तो वो 13 आप कर सकते हो उस तरीके से कि 1 और 3 को ऐड करोगे तो 4 बन रहा है एक तरीके से। तो आप ऐसा डायग्राम दिमाग में आपके रहेगा ना, 1 + 3 = 4, है ना, तो 13 का 4, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट 13 याद करो और 4 से ऐसे याद कर सकते हो, ये एमसीक्यू बन जाएगा आपका यहाँ पे। देन आगे बढ़ते हैं 5। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल आल्सो हैव एडिशनल पावर टू स्टॉप और प्रिवेंट सोलमनाइजेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड फॉर दिस पर्पस ही मे टेक ऑल एप्रोप्रिएट मेजर्स। कुछ समझ जैसा है यहाँ पर। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन चीज़ों को रोकने के लिए फोर्स बुलवा सकता है। बहुत सारी बाल विवाह हो रहे हैं, उन्होंने पुलिस को करके एकदम फोर्स बुलवाई, या जो भी कोई फोर्स इनको भी लगती ना, मतलब यहाँ पर मतलब क्या है, यूज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, कम से कम में जो हो सके ये पहुंच जाए एक दो ऑफिसर के साथ, या फिर ये खुद यूज कर ले गांव वालों को इकट्ठा करके, है ना। इसका मतलब ये पुलिस फोर्स नहीं है यहाँ पे, फोर्स का मतलब वो मैं एक एग्जांपल दे रहा था। देन आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 6। अभी तक यहाँ पर कोई डाउट वगैरह आए, होप सो कि नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सबसेक्शन 6 बात करता है, नो इंजंक्शन अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी इशूड अगेंस्ट एनी पर्सन और मेंबर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने बोला कोई भी इंजंक्शन जो है वो इशू किया जा सकता है अगेंस्ट एनी पर्सन और मेंबर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये सब जो चलते आ रहा है, अनलेस द कोर्ट हैज प्रीवियसली गिवन नोटिस टू सच पर्सन। मतलब यहां पर इन्होंने बोला कि एक बार नोटिस तो दे दो, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, जरूरी थोड़ी है सही हो, ठीक है मिली है और रिलायबल भी है, बट एक नोटिस तो दे दो कि वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाह रहे हो तो वो कह लें। तो यहां पर उन्होंने बोला कि जब तक ऐसा इंजंक्शन का आदेश नहीं दिया जाएगा सर जी, जब तक कोर्ट जो है प्रीवियसली एक नोटिस ना दे दे उन व्यक्तियों को, पर्सन हो, मेंबर हो, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी हो जिसके अगेंस्ट भी इंजंक्शन दे रहा हो, उनको पहले नोटिस दो एंड हैज ऑफर्ड हिम और देम एन अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी दो कि हम आपके अगेंस्ट ऐसा इंजंक्शन क्यों इशू ना करें, ये बता दो आप, इसका रिप्लाई कर दो, है ना। आप रीजन दोगे, हम देख लेंगे, हमें सही लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो इंजंक्शन दे देंगे, इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। यहां पर आप चाहो तो साइड में लिख लो कि जो इंजंक्शन दे रहे हैं, इंजंक्शन इशूड करके लिख लो, बट लिख लो कि बट बिफोर गिविंग नोटिस, सॉरी मतलब आफ्टर गिविंग नोटिस, इंजंक्शन इशूड आफ्टर गिविंग नोटिस, ऐसा करके आप चाहो तो साइड में लिख सकते हो, तो आपको 4 शब्दों में याद हो जाएगा ये। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एनी अर्जेंसी, अभी तो देखा कि नोटिस देना पड़ेगा, अब मान के चलो ऐसा कुछ केस आया कि सर बस 4 बज रहे हैं, 6 बजे शादी है, 4 बज रहे हैं अभी और आज ही 6 बजे ऐसा ऐसा, वहां तो हमने देख के आ रहा हूँ, बढ़िया टेंट वेंट लगे हुए हैं, आगे चल रही है, 100-150 मंडप मंडप सजे हुए हैं छोटे छोटे, सर इसको रोकना है कैसे भी करके, क्योंकि हमारा ये एक्ट बोलता है ऐसा ऐसा। अब क्या करें, आप क्या पहले नोटिस भेजें, जब तक नोटिस पहुंचेगा, और पहुंचेगा भी नहीं इतने लोगों में, किसको भेजना है, किसको क्या करना है, चीजें कैसे होंगी, अर्जेंसी का मैटर है, राइट, अर्जेंसी का मैटर है। तो क्या होगा, अर्जेंसी के केस में होगा कि कोर्ट जो है उसके पास पावर है, वो इंटरिम इंजंक्शन भी दे सकता है विदाउट गिविंग एनी नोटिस, यहां पर नोटिस नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। देन आते हैं सबसेक्शन 7, एन इंजंक्शन इशूड अंडर सबसेक्शन 1 मे बी कंफर्म्ड और वेरिड आफ्टर गिविंग नोटिस एंड हियरिंग द पार्टी अगेंस्ट whom the injunction was issued। सबसेक्शन 1 में जो इंजंक्शन इशू हुआ है उसको या तो कंफर्म कर सकते हो या फिर वेकेट भी कर सकते हो, मतलब कैंसिल भी कर सकते हो, है ना। पता चला कि गलत इन्फॉर्मेशन थी, वेकेट कर दिया। वहां पे तो भाई मेजर लोग ही शादी कर रहे हैं, है ना, मेजरों में भी तो ऐसा होता है ना कि जो मेजर होते हैं बहुत 100 लोगों की एक साथ शादी कराई जाती है ना, तो वेकेट कर देंगे। अदरवाइज अगर सही है तो कंफर्म कर देंगे उसको कि हाँ आफ्टर गिविंग नोटिस, और पार्टी वगैरह को सुन लेंगे और इंजंक्शन वगैरह जैसा भी इशू वगैरह का जो रहेगा वो रहेगा। देन सबसेक्शन 8, कोर्ट में ईदर ऑन इट्स ओन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन एग्रीड रिस्किंड और अल्टर एन इंजंक्शन इशूड अंडर सबसेक्शन। सबसेक्शन 1 में उन्होंने इंजंक्शन इशू किया, है ना, जिसके अगेंस्ट किया वो एग्रीड व्यक्ति है और ऐसा कुछ नहीं था बट इशू हो गया, तो उसके रिस्किन के लिए या फिर अल्टर कराने के लिए वो क्या कर रहा है, यहाँ पर एप्लीकेशन वगैरह लगा रहा है, या तो खुद के उससे ही कोर्ट को लगता है तो वो कर सकते हैं, या फिर वो एग्रीड व्यक्ति जो है खुद एप्लीकेशन लगाएगा, तब इस तरीके का आदेश को वो रिस्किन या फिर अल्टर चेंज वगैरह कर सकते हैं या फिर कैंसिल कर सकते हैं। देन सबसेक्शन 9,
वेयर एन एप्लीकेशन इज रिसीव्ड अंडर सबसेक्शन 1, कोर्ट अफोर्ड करेगा एप्लीकेंट को एक अर्ली अपॉर्चुनिटी कि भाई आप हमारे समक्ष पधारो, अपियरिंग बिफोर इट, ईदर इन पर्सन, खुद आ जाओ या फिर अपने एडवोकेट को लेके आ जाओ, है ना। एंड इफ द कोर्ट आफ्टर हियरिंग द एप्लीकेंट रिजेक्ट कर दे एप्लीकेशन होली और इन पार्ट, वो रिकॉर्ड कर लेगा राइटिंग में रीजन। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर वही सुनवाई का मौका दे रहे हैं कि आपको कुछ कहना है तो आप आ जाओ और बता दो आप अपने डिफेंस में क्या कहना चाहते हो, तो कोर्ट क्या करेगा, एक मौका दे रहा है एप्लीकेंट को, जैसे एप्लीकेंट ऊपर लगाया है जिसने कि आप आ जाओ, अर्ली अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आपको, आप बता दो कैसा क्या है, तो अगर कुछ चेंज है, अल्टर वगैरह है तो हम देख लेंगे जैसा भी है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 10, लास्ट से हमारा 14 के बाद कल करेंगे क्योंकि अभी फिर बहुत ही काफी लंबा हो जाएगा सेशन। Whoever knowing that an injunction has been issued under subsection 1, जो कोई भी जानता है कि इंजंक्शन जो है सबसेक्शन 1 में इशू हुआ है फिर भी डिसोबे कर रहा है, मतलब हम देखें कि बसंती और वीरू की शादी हो रही है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, या फिर बहुत सारे बसंती वीरू हैं जिनकी शादी हो रही है और वो चाइल्ड मैरिज है, ठीक है। अब उन्हें मालूम है कि इंजंक्शन इस तरीके का आदेश कोर्ट ने दिया है कि भाई आप शादी नहीं करोगे, करोगे तो कार्यवाही होगी आपके अगेंस्ट। फिर भी अब जहां मंडप लग रहा था मंडप में न लगते हुए ये कहीं पहाड़ी वहाड़ी पे जाके, ये कहीं मंदिरों में जाके कहीं कर रहे हैं इस तरीके से, और कोर्ट को पता चलता है। मतलब इन्होंने क्या किया, कुल मिलाकर इंजंक्शन का डिसोबे किया, लॉ का पालन नहीं किया, तो पनिशेबल है। कितना पनिशेबल है, वही सजा है जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, 2 साल या फिर 1 लाख रुपए। ठीक है, फाइन वगैरह 1 लाख रुपए तक का एक्सटेंड कर सकते हो, सजा भी 2 साल तक की एक्सटेंड की जा सकती है, या फिर दोनों के साथ ही। सबसे अच्छी बात, पनिशमेंट सिमिलर है तो हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कुछ भी। देखो ऐसी जब पनिशमेंट अगर एक ही दी हुई है ना, सबसे ऊपर जाओ, एक्ट का सबसे पहला पन्ना खोलो और वहां पे लिख दो पनिशमेंट इज इक्वल टू 2 ईयर्स और विथ फाइन और एंड वाला वो देख लेना बस थोड़ा सा, बाकी इस तरीके से लिख दो तो क्लियरिटी बनी रहेगी।